स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग के दौरे पर हैं। वे यहां पार्वती कुंड में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वे सेना, आईटीबीपी, बीआरओ कर्मियों और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और स्थानीय कला और उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे। दोपहर में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर पहुंचेंगे, जहां वह जागेश्वर धाम में पूजन और दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर बाद पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को वीडियो संदेश से संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना उद्देश्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन आज श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ में पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है और जिस तरीके से बेटियां सफलता हासिल कर रही हैं, वह देश का क्रांतिकारी पल होता है। राष्ट्रपति ने बुधवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में स्थानीय आदिवासी समूह और स्वयं सहायता समूह के लोगों से संवाद भी किया। राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान आदिवासी समूह और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने खुशी जाहिर की। देश की प्रथम नागरिक ने उनके साथ संवाद किया और उनके मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि की ओर से पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की महिला सांसदों की ओर से 15वीं लोकसभा में पूछे सवालों के माध्य का आंकड़ा 355 था और कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों का 58। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सांसदों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह बहुत ही उत्साहजनक प्रवृत्ति है, जो इस बात का भी उदाहरण देती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे लोगों की आवाज को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 9वें P20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि स्थित नवनिर्मित भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन से पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने डीडी न्यूज से कहा कि G20 के बाद P20 सम्मेलन से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारत की शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में वैश्विक शासन में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 10 आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रीन बरो भी नई दिल्ली पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भारत में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर लोगो लॉन्च किया। ऐसे जयशंकर ने कहा कि यह लोगो हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को दर्शाता है। वहीं विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की गई।
दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सामाजिक आवास, सामुदायिक विकास और डेयरी क्षेत्रों में परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों से श्रीलंकाई लोगों के जीवन में काफी सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को फ्रांस पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनी सफरान की जेट इंजन विनिर्माण इकाई का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास को बारीकी से समझा। राजनाथ सिंह का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सफरान बड़ी साझेदारी के तहत भारत में लड़ाकू विमान के इंजन का सह निर्माण करने पर विचार कर रहा है। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचतान जारी है। बुधवार को कावेरी जल विनियमन समिति ने जारी अपने बयान में कहा कि कर्नाटक को 16 से 31 अक्टूबर तक 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा। वहीं कर्नाटक ने अपनी प्रस्तुति में बिलिगुंडलू को पानी छोड़ने में असमर्थता व्यक्त की, जबकि तमिलनाडु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कर्नाटक से औपचारिक आग्रह किया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ज्ञानवापी परिसर में ईसाई सर्वेक्षण के संबंध में राखी सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद वाराणसी जिला न्यायालय याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट आज साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 824 अन्य घायल हो गए थे। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार रात बिहार के बक्सर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। ताजा जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 यात्री जख्मी हुए हैं। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्गों को परिवर्तित किया गया है। लंबे मार्ग की 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ट्रेनों के परिचालन बहाली कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि स्थानीय जनता और प्रशासन ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया है वह सराहनीय है। बक्सर ट्रेन हादसे पर भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही भोजपुर से 15 एम्बुलेंस, 4 से 5 बसें और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर भेजी गई थी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के थीम आधारित पंडाल तैयार किए हैं। यह थीम किसान के अधिकार को लेकर रखा है। हमारे देश के किसान कृषि क्षेत्र की रीढ़ हड्डी। बिहार में जाति आधारित गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद से घमासान मचा हुआ है। कई दल इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। सम्राट चौधरी ने जब नीतीश पर लालू यादव के प्रभाव में मुस्लिम और यादव की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया तो नीतीश कुमार भड़क उठे और सम्राट चौधरी पर व्यक्तिगत आरोप पर उतर आए। बाद में सम्राट चौधरी की ओर से भी जोरदार पलटवार किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर करारा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जमीन कब्जा कर अपने पिता और पत्नी की प्रतिमा लगवाई। कई दलों का इस सर्वे पर सबसे बड़ा आरोप है। इसके जरिए मन मुताबिक जाति तोड़ो और उपजाति जोड़ो अभियान चलाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि सत्ताधारी दल ने अपनी जाति की संख्या बढ़ाने के लिए ये जुगत निकाली है। बीजेपी का आरोप है कि कुर्मी की संख्या बढ़ाकर दिखाया गया है। भाजपा का कहना है कि इन आंकड़ों से लालू और नीतीश को छोड़कर प्रदेश में कोई संतुष्ट नहीं है। इन आरोपों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि राज्य के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को जनगणना की पूरी व्यक्तिगत रिपोर्ट सबको सौंप दी जाएगी। आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान जातीय जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट हाउस में रखी भी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत यानी कि MY भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करना और विकसित भारत बनाने में भागीदारी को बढ़ाना है। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण मंच बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की नीतिगत एवं इसकी सदस्यता विषय पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से पूंजी संपन्न बनाए रखने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के अर्थव्यवस्था वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर्स के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बहुपक्षवाद इन वैश्विक मुद्दों से निपटने की कुंजी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। उन्होंने भारत की विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल पर प्रकाश डालते हुए विश्व बैंक इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के वित्त मंत्री नादिया फतेह अलाउद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से संबंधित आपसी मुद्दों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अंतर्निहित क्षमता सहित G20 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माराकेच मोरक्को में विश्व बैंक आईएमएफ वार्षिक बैठक के मौके पर लचीले और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन के लिए साझेदारी के शुभारंभ में भाग लिया। लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम कर रहा है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.7% बढ़कर 11,342 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पंजाब को केंद्र सरकार से 3,670 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा मिल गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुजरात में मूंगफली की आवक बढ़ने के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में बुधवार को मूंगफली तेल तिलहन के थोक दाम धराशायी होते नजर आए, जबकि बाकी सभी तेल तिलहनों की थोक कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रहीं। एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चुनी गई 64 कंपनियों में से 15 ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई वर्क फ्रॉम होम प्रणाली को खत्म करते हुए अपने सभी 6.14 लाख कर्मचारियों को कार्यालय आकर काम करने के लिए कहा है। टाटा समूह की कंपनी ने बुधवार को यह घोषणा की। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिकी मुद्रा के कमजोर रुख के बीच बुधवार को रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की बढ़त के साथ 83.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी एफडी पर ब्याज दरों में 1.25% तक की वृद्धि की है। बैंक ने एक बयान में कहा है कि नई दरें 12 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।
आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनी इंफोसिस 30 सितंबर को समाप्त हुए पिछले तिमाही के लिए आज अपने वित्तीय नतीजे घोषित करेगी। इस सप्ताह लगातार दूसरे दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 394 अंक की बढ़त के साथ 66,473 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को बाजार की तेजी में ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर का योगदान रहा। इन सेक्टर्स के शेयरों में जमकर खरीदी की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आज मध्य पूर्व और मध्य एशिया के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक का पूरा संस्करण जारी कर सकता है। आईएमएफ क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक में नवीनतम निष्कर्षों के बारे में एक पैनल चर्चा भी आयोजित कर सकता है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल और हमास में जारी संघर्ष के बीच नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई। इजरायल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई। इजरायल ने हमास पर नकेल कसने के लिए गाजा की पूरी तरह घेराबंदी करने के साथ ही जरूरी सामानों की सप्लाई भी बंद कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, हमास ने भले ही युद्ध शुरू किया हो लेकिन इसे खत्म इजरायल करेगा। इजरायल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजरायल में हमास के हमले में मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इजरायल और हमास के खूनी झड़प के बीच आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल के दौरे पर जा सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली को इजरायल यात्रा के दौरान सायरन बजने पर अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर आश्रय लेना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इजरायल पर हमास के घातक हमले के बाद अमेरिका में किसी भी तरह के खतरे को देखते हुए स्थानीय और संघीय एजेंसियां सतर्क हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, अमेरिकी जनता इजरायल पर हुए हमले के दर्द के साथ ही हजारों वर्षों से यहूदी विरोधवाद और उत्पीड़न को महसूस करती है। जोहान्सबर्ग में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर दर्जनों लोगों ने इजरायल की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी यहूदी संग्रहालय के बाहर एकत्र हुए और हाथों में तख्तियां लेकर फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर इजरायल का विरोध किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगपोंग के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पार्वती कुंड में पूजा अर्चना और दर्शन किए। और आइए आपको ये दिखाएंगे कुछ ही देरों में ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र